मेरा नाम है निसार अमन और ये मेरा चैनल वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा तो उसे अच्छी तरह से डिफ़ाइन करूँगा और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। हम आज पढ़ेंगे द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में और उसका एक प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। A bank reconciliation statement is a summary of banking and business activity that reconciles an entity's bank account with its financial records. The statement outlines the deposits, withdrawals, and other activities offering a bank account for a specific period. जो बैंक रिकॉन्सिलेशन का स्टेटमेंट है वो एक समरी है बैंक और बिजनेस एक्टिविटी का, यानी कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट है या समरी है कि जिसमें हम बैंक का और अपने अकाउंट में जो लेजर हम अपने बिजनेस का बनाते हैं उसका बैलेंस करने के लिए, यानी कि हमारे पास उसका कितना अमाउंट है और हमारा बैंक के पास कितना अमाउंट है उसके बारे में कि हम अपना जो है कितना नोट किया हुआ है और उन्होंने हमारा कितना नोट किया हुआ है, उसके बारे में हम अपना स्टेटमेंट बनाते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। उसमें क्या है, डिपॉजिट भी शामिल हो जाती है कि कितनी डिपॉजिट हमने की है और कितने विड्रॉवल्स किए हैं, कितनी हमने अदर एक्टिविटीज़ की हैं, यानी कि चेक पास कराए हैं या हमने चेक किसी के ज़रिए भेजे हैं विड्रा के लिए या डिपॉजिट के लिए, तो उसको हम इसमें नोट करते हैं या उसमें स्टेटमेंट बनाते हैं। व्हाई इज़ इट प्रिपेयर्ड एंड हु प्रिपेयर्ड दिस? और ये क्यों मतलब प्रिपेयर की जाती है और इसे कौन प्रिपेयर करता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है और कौन इसे इस्तेमाल में लाते हैं? Work bank reconciliation is the process of verifying the integrity of data between bank records and companies' financial records. It begins with matching the balances in an entity's according records for a cash account to the corresponding information on a bank statement. इसका मतलब ये है कि बैंक का रिकॉन्सिलेशन जो प्रोसेस है वो वेरीफाई करता है कि हमारे जो लेजर है हमारे बिजनेस के दरमियान और बैंक के रिकॉर्ड के दरमियान कितना मतलब फासला है, क्या उनका बैलेंस जो है या अमाउंट है वो बैलेंस है एक जैसी है या नहीं, जितनी हमने ट्रांजेक्शन्स या विड्रॉवल्स या डिपॉजिट्स कहते हैं उतने बैंक के पास उतना रिकॉर्ड है या हमारे पास ज़्यादा है, उसको हम बैलेंस करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाते हैं। और हमें इसमें बैंक का स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है कि उससे हम स्टेटमेंट मांगते हैं कि हमारी जो है हमने आपसे कितनी विड्रॉवल्स की हैं और कितने डिपॉजिट्स हमारे बिजनेस अकाउंट में की हैं, तो वो स्टेटमेंट देते हैं हमें पूरे का पूरा और उसको हम अपने ही लेजर के अकाउंट के हिसाब से बैलेंस करते हैं कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। The business entities, industries, companies prepare this for balancing the companies and banks amount of an account. ये बिजनेस एंटिटीज़ हों, इंडस्ट्रीज़ हों, कंपनीज़ हों, इसे बनाते हैं कि वो कंपनीज़ का कंपनी का या इंडस्ट्री वी कैन से दैट और बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है उसको बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है। और अक्सर का औकात ये इंडस्ट्री वाले बनाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल वाले या फाइनेंस यूज़ होता हो, इंडस्ट्री हो, एंटिटी हो या कंपनी हो। ये है हमारा प्रॉब्लम। The cash transactions and cash balances of BBA Corporation for April 2019 were as follows. इसमें पॉइंट्स दी जाते हैं और उसको हम अपने ही स्टेटमेंट बनाकर नया स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं कि द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका पहला जो पॉइंट है से वो है कि द लेजर अकाउंट फॉर कैश शोड अ बैलेंस एट April 30 ऑफ आर इज 6,800। ये कहता है कि जो हमारे बिजनेस का या एंटिटी का जो लेजर हमने बनाया है उसके तहत हमारा जो कैश बैलेंस है वो है 6,800। और हम इसको देखेंगे स्टेटमेंट में जो हम बना रहे हैं वो बनता है इस तरह के, उसके चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है कि बीबीए कॉरपोरेशन, यानी कि जो अपना बिजनेस का नेम है, ये बीबी कॉरपोरेशन प्रॉब्लम में नाम दिया गया है एक बिजनेस को, उसका लिया गया है। इसमें बनते हैं कि चार पार्ट्स बनते हैं। एक पार्ट, दो पार्ट पहले बनते हैं। एक पार्ट जो है अपना बिजनेस अकाउंट का, यानी कि उसे हम लेजर कह सकते हैं, और दूसरा जो है बैंक का होता है जहाँ उनके हम ट्रांजेक्शन या विड्रॉवल्स या डिपॉजिट्स नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और एक साइड अपने करते हैं। और दो पार्ट्स इनमें होते हैं कि एक में एडिशन और सीधे डिडक्ट, और एचबीएल यानी कि बैंक अकाउंट बैंक बिल पार्ट में भी
हम एडिशन और सब डिडक्शन का अलग पार्ट्स 2 बनाते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स हुए, 2 एडिशन के और 2 डिडक्शन के। और हम जो पहली पॉइंट थी वो है कि हमारे जो लेजर है, लेजर बैलेंस है हमारे बिज़नेस का, लेजर अकाउंट है, उसमें 6,800 मतलब हमारे नोट किए हुए हैं, कैश बैलेंस है। उसके तहत हमने यहाँ लिख दिया, या आपको नज़र आ रहा होगा लेजर बैलेंस इक्वल्स टू 6,800, ठीक है? हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड नहीं किया, ऐसे ही फिलहाल लिख दिया ऊपर। और अब जा रहे हैं हम दूसरी पॉइंट पे। Where the April bank statement showed a closing balance of Rs 4,710। ये कह रहा है कि इस तहत अप्रैल के जो कैश क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि बैंक में बैंक स्टेटमेंट पे हमारा जो बैंक के पास है कैश है, वो है 4,710 रुपये। और हम इसको करेंगे दूसरे पार्ट में, यानी कि बैंक के पार्ट में वो लिखेंगे स्टेटमेंट बैलेंस, यानी कि जो हमें बैंक की तरफ से स्टेटमेंट मिला है, उसमें जो कैश बैलेंस लिखा हुआ है उसमें हम उसको नोट करेंगे इस स्टेटमेंट में। वो है 4,710 रुपये। यहाँ देख रहे हैं आप, सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने ये 4,710 रुपये रिकॉर्ड कर दिया है इसमें। और अब हम जाएंगे तीसरी पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि द कैश रिसीव्ड ऑन अप्रैल 30 अमाउंटेड Rs 3,850। It was left at the bank in night deposit after banking hours, and therefore we not recorded by the bank on the April statement। अब नाइट डिपॉजिट क्या है? नाइट डिपॉजिट वो चीज़ होती है कि हमने अपनी एक डिपॉजिट कर दी बैंक में, लेकिन उसके बाद क्या है, डिपॉजिट तो हमने तो कर दी, लेकिन बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में ऐड उसको नहीं किया। इस वजह से हमारी एंट्री जो है हमारी तहत हमारी लीजर के तहत जो है हमने उसको ऐड कर दिया अपने अकाउंट में, लेकिन बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में ये बैलेंस ऐड नहीं किया। तो उसमें ये एंट्री लगेगी कि जो हमें कैश रिसीव हुआ वो हुआ अप्रैल 30 को, यानी वो हुआ 3,850। ये हमने तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया। इसे कहेंगे नाइट डिपॉजिट आफ्टर आफ्टर बैंकिंग आवर्स। और इसको हम ले आएंगे स्टेटमेंट में कि हमने तो जमा करा दिया, यानी कि हमने अपने जो लेजर अकाउंट है उसमें जमा कर दिया, ऐड कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने उसने ऐड नहीं किया। तो इस वजह से हमारा जो बैलेंस है वो कम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो ज़्यादा है। इस वजह से जो नाइट डिपॉजिट है जो हमने रिसीव किया और डिपॉजिट किया बैंक में, वो है 3,850 रुपये। ये आप देख रहे हैं, यानी कि ये पहला पॉइंट है जो एडिशन और डिडक्शन के बीच आएगा। ये होगा कि बैंक की तरफ, बैंक वाले पार्ट में एडिशन में आएगा 3,850। ये अब देख रहे हैं कि एडिशन वाले पार्ट में आ गया, नाइट डिपॉजिट हमने रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ नोट कर दिया 3,850, यानी कि हमने तो अपने अकाउंट में ऐड कर दिया, ठीक है, इस बैलेंस में ये एडेड है। लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो बैंक स्टेटमेंट में लेते हैं, उन्होंने ऐड नहीं किया। इस वजह से हम अपना स्टेटमेंट इसमें इसको पहले ऐड करेंगे कि 3,850 रुपये हमने डिपॉजिट किए हैं, जो कि अब दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। हम अब जाएंगे चौथी पॉइंट पे। Why also included with April bank statement was debit memorandum from the bank of Rs 15 representing service charges of April। वो कह रहे हैं कि अप्रैल के तहत जो उन्होंने सर्विस चार्जेस लगाए हैं वो है 15 रुपये, और जो वो 15 रुपये उन्होंने तो काट लिए हमारे अकाउंट से, लेकिन हमने उसको अपने अकाउंट से डिडक्ट नहीं किया, यानी कि ये सर्विस चार्जेस हैं, उसको अपने अकाउंट में हम डिडक्ट डिडक्ट में एंट्री देंगे। ये अब देख रहे हैं सर्विस चार्जेस 10 रुपीज़ हमने यहाँ नोट कर दिया, यानी कि इसको आप डिडक्ट किया जाएगा अकाउंट के एडिशन में से, ठीक है। ये हो गई चौथी पॉइंट। अब हम जाएंगे पाँचवीं पॉइंट पे। पांचवी पॉइंट है क्रेडिट मेमोरेंडम enclosed with the April bank statement indicated that a non-interest bearing or note receivable for Rs 4,000 from MBA Corporation left with the bank for collection had been collected and proceeds credited to the account of BB Corporation 3,950। अब ये कह रहे हैं कि एक और अलग कॉर्पोरेशन है जो MBA कॉर्पोरेशन है, उसी उसकी तरफ से हमें एक नोट रिसीव हुआ जो 4,000 का था। हमने उसको बैंक में एज ए डिपॉजिट कलेक्ट करवाया, लेकिन उन्होंने हमारे अकाउंट में जो डाले 4,000 रुपये एज ए, यहाँ पर देखते हैं हम नोट कलेक्शन, जो हमें नोट मिला हमने अपने अकाउंट में उसको नोट किया, वो है 4,000 रुपये एज ए एंट्री ऑफ नोट कलेक्शन। ओके, और वो उन्होंने 50 रुपया कम इसी के लिए किया है कि उसकी जो चार्जेस हैं वो भी लगेंगी,
यहाँ पर मैंने एंट्री दी है नोट कलेक्शन चार्जेस ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि नोट कलेक्शन की चार्जेस जो लगी 4000 रुपये, वो लगे 50 रुपये, 50 रुपये डिडक्ट किए नोट कलेक्शन चार्ज के तहत। ये हो गया जो पांचवा पॉइंट हो गया। अब हम जाएंगे छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट ये है कि कंपैरिजन ऑफ पेड चेक्स रिटर्न्ड बाय द बैंक विद द entries in according record revealed the check number 810 for RS 430 issued on April 15 in the payment for computer equipment had been inversely entered in BBA Corporation record as 340। इस हम इंट्री को इस प्रॉब्लम जो हमें ये 6 पॉइंट में 6 पॉइंट नंबर 6 में मिल रहा है, वो है कि हमने जो चेक दिया है, इशू किया है कंप्यूटर के इक्विपमेंट के लिए, वो है 430 रुपये का, और हमने अपने लेजर अकाउंट में उसको एंट्री दिए या रिकॉर्ड किया है एज ए 340। यहाँ पर 90 रुपीज़ या 90 रुपीज़ का हमारे पास जो है एरर है, और हम एरर को हमेशा डालते हैं अपने लेजर अकाउंट के डिडक्शन में। यहाँ पर देखें आप, एरर के नाम से एक एंट्री है डिडक्शन में, अपने लेजर अकाउंट के डिडक्ट में एरर है 90 रुपीज़ का। 90 रुपीज़ का हम इसको डिडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो एंट्री है वो कम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि 430 रुपये का जो है हमने चेक इशू किया, और उसको हमने जो है 340 रुपये का हमने उसको ऐड किया, डिडक्ट किया, ठीक है। हमने 340 रुपये अपने अकाउंट से काटे, लेकिन दिए 430 रुपये। यानी कि आप मिसाल ले लें कि हमने अपने जेब से किसी को 430 रुपये दे दिए, लेकिन हमने हमारे ख्याल के मुताबिक हमने अपने ख्याल में रखा कि मैंने सिर्फ 340 रुपये दिए हैं, तो ये तो एरर हुई। हम अगर चेक करें अपनी जेब में, तो पैसे हमें 90 रुपीज़ की एरर मिलेगी कि कम मिलेंगे। उसको फिर से हम डिडक्ट करेंगे अपने ही लेजर अकाउंट में, उसको डिडक्ट करेंगे। 90 रुपीज़ की एरर यहाँ देख रहे हैं आप, 90 रुपीज़ की एरर हमने यहाँ डिडक्ट करेंगे अपने लेजर अकाउंट से। ओके, ये थी 6 पॉइंट। और अब हम जाएंगे 7th पॉइंट की तरफ। Why examination of the paid checks also revealed that the 3 checks amounted Rs 815 issued in April had not yet been paid by the bank। इसका मतलब जो ये 7th पॉइंट, इसमें थोड़ी एक गलती है। वो क्योंकि एक ये हम पेपर से ये प्रॉब्लम लिया है कि वहाँ एक गलती थी कि वहाँ ये जो 7th पॉइंट है इसमें एक चेक है, लेकिन इन्होंने टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है कि इन्होंने 3 चेक्स राइट कर दिए हैं, टाइप कर दिए हैं। इसको हम गलत मानेंगे, इसको हम एक ही चेक मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन ऑफ द पेड चेक्स also revealed that 3 checks amounted Rs 1850 issued in April had not yet been paid by the bank। इसका मतलब ये है कि एक चेक है जो हमने अपनी तरफ से इशू किया किसी को, वो था 815 रुपये का, और जो है वो चेक उस शख्स ने बैंक से मतलब के पैसे विड्रॉ नहीं किए उस चेक के तहत, तो इसको हमने तो अपने अकाउंट से डिडक्ट कर दिया, लेकिन बैंक ने इसका जो अकाउंट में डिडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि चेक पास ही नहीं हुआ, उसके पैसे उसने लिए ही नहीं, यानी कि विड्रॉ नहीं हुए, तो वो डिडक्ट कैसे करेंगे। इसको हम बैंक अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे। ये रहा, उसको हम कहते हैं एंट्री देंगे आउटस्टैंडिंग चेक, यानी कि हमने तो इशू कर दिया चेक, लेकिन वहाँ पास नहीं हुआ, यानी कि उस शख्स ने अपना वो विड्रॉ भी पैसे किए भी नहीं, इसलिए उस बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। इसलिए हम अपने स्टेटमेंट में बैंक के अकाउंट से डिडक्ट करेंगे 815 रुपये, ठीक है। वो उसकी एंट्री आएगी आउटस्टैंडिंग चेक। अब हम जाएंगे 8th पॉइंट पर, और ये होगी हमारी लास्ट पॉइंट। इंक्लूडेड विद द अप्रैल बैंक स्टेटमेंट वाज RS 2900। हम 8th पॉइंट पढ़ रहे थे। इंक्लूडेड विद द अप्रैल बैंक स्टेटमेंट वाज RS 2900 चेक drawn by MBA Corporation, a customer on account. This check was marked NSF. It had been included in the deposit of
April but had been charged back against the company's account on November 30। इसका मतलब ये है कि हमने एक चेक जो है ड्रा किया यानी कि इशू किया एमबी कारपोरेशन को किसी ट्रांजैक्शन के लिहाज से कि हम उसको कुछ पैसे जो है उसको अगर हम देंगे तो उसमें हमने चेक उसको दिया कि वहाँ से वो विड्रा करा सके। तो हमने वो चेक दिया 2900 का, लेकिन जब वो बैंक पहुँचा तो उसे पता चला कि ये चेक जो है जिसमें जो अमाउंट इस पे दर्ज है, वो अमाउंट इतनी हमारे अकाउंट में बिज़नेस अकाउंट में है ही नहीं। एनएसएफ का पहले मतलब जान लें कि नो सफिशिएंट फंड। इसका मतलब ये है कि चेक ऐसा आए जिस पर ऐसी अमाउंट दर्ज की हुई हो, जो इश्यू किया गया हो इसी अमाउंट का हो, जो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में हो ही नहीं। उस चेक को हम कहते हैं कि नो सफिशिएंट फंड, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एनएसएफ। वो चेक वापस भेजते हैं उस बिज़नेस अकाउंट में, लेकिन वो चार्जेस पे लगाते हैं। एनएसएफ चेक आपने भेजा, इसके चार्जेस हम लगाएँगे, उसके चार्जेस इन्होंने लगाई हुई है। तो चेक है 2900 का, ठीक है? इसको हम स्टेटमेंट में जाएँगे। ये रहा एनएसएफ। एनएसएफ हमेशा क्या है कि हमने जो चेक इश्यू किया, वो किया 2,900 रुपए का, यानी कि हमने अपने अकाउंट में से ऐड कर दिए कि हमने जो 2900 का चेक है वो तो आ गया हमारे रिकॉर्ड में, ऐड कर दिया। लेकिन बैंक में हमें से मिले ही नहीं, क्योंकि हम अकाउंट में थे ही नहीं, ठीक है? 1 मिनट। यहाँ इसका मतलब ये है कि एमबी कारपोरेशन की तरफ से हमें एक चेक मिला जो 2900 का था, ठीक है? वो हम जब चेक पास कराने गए यानी कि विथड्रॉ कराने गए चेक के तहत, तो उन्होंने कहा कि एमबी कारपोरेशन के अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है कि आपको इसकी अमाउंट दी जाए। तो इस वजह से हमने जो डिडक्ट करेंगे अपने ही अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने तो बैंक वालों ने तो हमें पैसे दिए ही नहीं, लेकिन हमने अपने अकाउंट में ऐड कर दिए, यानी कि हमें मिलेंगे, लेकिन हमें मिले नहीं, तो इसलिए हम इसको डिडक्ट करेंगे अपने अकाउंट में से, यानी लेजर अकाउंट में से हम 2900 रुपये यानी कि 2900 का जो बैलेंस है वो एनएसएफ की एंट्री तहत हम उसको डिडक्ट करेंगे अपना अकाउंट से। ये थी हमारी टोटल पॉइंट्स। अब इसको हम आप जानते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो ऐड है वो ऐड होगा उसमें बैलेंस में जमा होगा, और जो डिडक्ट है वो हम उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और बैंक अकाउंट में भी ऐसा ही होगा कि जो एडिशन में बैलेंस आया है वो हम बैलेंस स्टेटमेंट बैलेंस के तहत उसको ऐड करेंगे, यानी कि ऐड कर एडिशन होगी, और जो डिडक्ट में बैलेंस आया है वो उसको हम बैंक अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ ऐड किया। पहले हम चलते हैं बिज़नेस अकाउंट की तरफ, यानी लेजर बैलेंस की तरफ। ये हुआ 6800 हमारा पहले बैलेंस था लेजर बैलेंस। अब हम नोट कलेक्शन के जो 4000 थे वो हम ऐड किए, तो ये हुआ 10800, ठीक है? हम इससे डिडक्ट करेंगे जो डिडक्ट में हमें बैलेंस मिला है, वो है 15 रुपये सर्विस चार्जेस के, 50 रुपये नोट कलेक्शन चार्जेस के, 90 रुपये एरर के, और एनएसएफ के यानी कि नो सफिशिएंट फंड के जो है 2900 रुपये यानी 2900, और इसको हम टोटल किया तो ये हुए 3000 ओनली 55 रुपीज़, जिसको हम एडिशन बैलेंस यानी बैंक बैलेंस में से और लेजर बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसका बैलेंस टोटल बैलेंस हुआ वो है 7745 यानी 7745 ओनली। और हम जाएंगे अब बैंक अकाउंट की तरफ। बैंक अकाउंट में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देते हैं, जो बैलेंस था वो है 4710, ठीक है? हम जो एडिशन में हमें जो मिला नाइट डिपॉजिट के तहत वो मिला 3850 रुपीज़, हम इसमें ऐड करेंगे, ये टोटल हुआ 8560, और इसमें हम डिडक्ट करेंगे जो डिडक्शन में हमें आउटस्टैंडिंग चेक के तहत 815 रुपये हुए, उसको हम डिडक्ट करेंगे, तो इसका जवाब जो आएगा 7745। अब ये आप खुद देख रहे हैं कि ये बैलेंस जो लेजर बैलेंस है हमारे बिजनेस का, और जो बैंक अकाउंट है बैंक के तहत जो बैलेंस उसके पास रहा है या कैश है वो हमारा बैलेंस हो चुका है, क्योंकि जो हमारे लेजर बैलेंस है अब 7445 है, और जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो भी है 7745। अब हम इसको ले आएंगे, या तो उससे आप बैंक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट, कभी कभार क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसको आप वो भी बनाएं, यानी कि इसका जर्नल एंट्री भी बनाइए आप, इसमें नीचे लिखा होगा आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड
prepare bank reconciliation statement for BBA corporation and record necessary journal entries to adjust the account at April 30। यानी कि उसको एडजस्ट करने के लिए आपको जर्नल एंट्री भी बनानी होगी। इसके तहत हमने जर्नल एंट्री भी बना दी है। या देखेंगे कैश की एंट्री दी हुई है पर्टिकुलर्स में, यहाँ कैश वो रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। हम अकाउंट्स की तरफ जाएंगे अच्छी तरह समझने के लिए। हाँ, देख लीजिए कैश। कैश ये है कि हमारा जो हमें चेक मिला, यानी कि कलेक्शन नोट की हुई एडिशन वाले जो हमारे बैलेंस है, चेक लेजर बैलेंस, वो हम नहीं ले आएंगे इसके, क्योंकि वो हमारी एंट्री नहीं है। जो एंट्रीज है, पहली एंट्री वो ये है, कलेक्शन नोट है, वो 4000 का नोट था, लेकिन 50 रुपये उन्होंने कलेक्शन चार्जेस रखी, तो हम यहाँ उसको करेंगे। ये हुआ एसेट और ये हुआ एक्सपेंस। इसको हम एक्सपेंस भी डेबिट होगा और जो कैश है वो भी डेबिट होगा, इसलिए ये 4000 होंगे। और यहाँ इसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि लेजर अकाउंट जनरल एंट्रीज में ऐसे ही होता है। एक तरफ जो पूरा बैलेंस डेबिट होगा, दूसरी तरफ वो क्रेडिट होता है। इसलिए ये हमने 4000 कैश के जो है 3950 रुपये और 50 रुपये जो है कलेक्शन चार्जेस है, उसको हम डेबिट किया और 4000 पूरे को हमने क्रेडिट किया। और जो हमारी दूसरी हमारी जो एंट्री है वो है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ये है कि अगर किसी चीज़ की एंट्री दी जाए, यानी कि कैश हमने दिया, लेकिन किस चीज़ में दिया, ये हमारा जो है एरर वाली एंट्री है। ठीक है, एरर में हमारी 90 रुपये आई, लेकिन ये अब पूछेगा ना कि हमने डेबिट तो किया, लेकिन कौन सी एंट्री दी, तो 90 रुपये तो गए, लेकिन कहाँ गए ये पूछेगा। लेकिन हमारे पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जो हमने एरर की है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट दिया जाता है। इसलिए सस्पेंस अकाउंट में 90 रुपये हमने डेबिट किया और कैश के जो एरर आई वो किया 90 रुपये क्रेडिट। तीसरी एंट्री जो है अकाउंट्स रिसीवेबल। हमारे पास जो हमें पैसे मिले इनसेप चेक के तहत, एमबी कारपोरेशन के तहत, जो हमारे पास नहीं हुए, वो अकाउंट रिसीवेबल के पैसे हमें मिले थे 2900 हमने डेबिट किया। और बैंक की तरफ हमारी वो जो पैसे आए एसिड बन के, वो हमने बैंक में जमा करा दिए, वो हमारे वो 2900। और ये कलेक्शन नोट चार्जेस। जब हमने जमा कराया एज ए डिपॉजिट बैंक में, तो उन्होंने चार्जेस भी लगाई, तो हमने अपने अकाउंट में 50 रुपये डेबिट किए। और क्योंकि ये एक्सपेंस था 50 रुपये, इसलिए डेबिट किए। और जो बैंक में से गए क्रेडिट हुए, तो बैंक में से हुए वो 50 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए। और ये दूसरी एंट्री जो है वो है बैंक, यानी कि 3850। हाँ, ये है नाइट डिपॉजिट की एंट्री। यहाँ दिख रहे हैं 3850। और इसको जाएंगे जनरल अकाउंट में, 3850 रुपये, यानी कि बैंक हमें ऐड करके देगी, जो हमने ऐड कर दिया है, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं की, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, क्योंकि हमारा एसिड है 3850 रुपये। और वे भी सस्पेंस अकाउंट है, क्योंकि एरर आ गई, उनके पास भी टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐड नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए ये भी एरर है एक किस्म की। उन्होंने भी तो हमने बैंक में से जो डेबिट किया वो 3850 रुपये है। और जो सस्पेंस अकाउंट है, उसमें क्रेडिट जो हुआ इसका 3850 रुपये का एंट्री उसकी सस्पेंस अकाउंट, तो ये भी एक किस्म की एरर है। और दूसरा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट एंट्री है इसकी, वो है भी है सस्पेंस अकाउंट। बैंक का 815 रुपये का चेक जो वापस आ गया, उसकी भी हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि इसका हमारी एक किस्म की एरर ही इसके माने जाएंगे। तो इसमें जो है डेबिट होगा, सस्पेंस अकाउंट जो हमारा एसेट पे माना जाएगा, इसको 815 रुपये, और बैंक में से ये काटे गए 815 रुपये। ये था हमारा जर्नल एंट्रीज। आपने समझ माशाल्लाह आपको बाकायदा समझ आ गई होगी। ये था हमारा बैंक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट, और जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी आपको अ, मसला दरपेश आए, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे आस्क कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन बिलो में। ओके, हम मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।